Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 17 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज कैबिनेट नॉट फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज. नाउ आप सभी को पता है कि हमारा 2070 का ये टारगेट है कि हमें नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है. नेट जीरो एमिशन ओके. और हमें एक सस्टेनेबल एनर्जी का यूज करना है, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ पर मूव करना है. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगी. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपका क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने में हमारा पहला कदम यहाँ पर हो सकता है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल में क्या हो, हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे जिसके थ्रू यहाँ पर डीजल का कंजप्शन, पेट्रोल का कंजप्शन थोड़ा कम होगा. देखिए पूरी तरीके से तो नहीं होगा बट कहीं ना कहीं हमें इसमें कमी दिखाई देगी. अब इसी के चलते यहाँ पर कैबिनेट एक स्कीम लेकर आई है जिसमें 10,000 जो ई बसेस है सिटी सर्विस के लिए यहाँ पे अवेल की जाएगी ओके. जिससे हमारा देखिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा और साथ साथ यहाँ पर क्लीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स को भी क्या किया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा ओके. तो ये जो आपकी स्कीम है इसमें 57,613 करोड़ रुपीज यहाँ पर पूरा एस्टिमेशन लगाया गया. इसका जो पूरा कॉस्ट होगा इस स्कीम का, इसको पीएम ई बस सेवा स्कीम बताया जा रहा है. तो इस स्कीम को अभी लॉन्च किया गया है. इसका जो पूरा बजट है वो 57,613 करोड़ रुपीज है. इसमें से यहाँ पे जो सेंटर है 20,000 करोड़ रुपीज क्या करेगी, आपको प्रोवाइड करेगी मतलब स्टेट्स को, और बाकी जो बचा अमाउंट है वो कौन देगा, आपका स्टेट देगी. तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों का मिलकर यहाँ पर सपोर्ट होगा ओके. इसमें ये कहा जा रहा है कि इट विल प्रोवाइड बस ऑपरेशन फॉर 10 ईयर्स. ये जो आपका ऑपरेशन होगा मतलब जो बस ऑपरेशन आपको यहाँ पे सपोर्ट किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, वो 10 ईयर्स के लिए होंगे. इससे हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव है उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है ओके. और इसके साथ साथ ये कैसा होगा, हमारा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये पार्ट होगा. इसके साथ साथ आपकी नेक्स्ट स्कीम भी अनाउंस की गई जिसमें हम रेल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं. तो इसके तहत यहाँ पे 32,500 करोड़ रुपीस का एक जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है. जिसमें आपके 7 जो स्टेट्स हैं यहाँ पे जो वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स हैं 35 डिस्ट्रिक्ट्स और 9 स्टेट्स को यहाँ पर इसके अंडर आपके आएंगे. कौन कौन से, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड एंड बंगाल. यहाँ पर क्या होगा, पूरा जो अभी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है 2339 किलोमीटर का, तो उसको और ज्यादा यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिवैम्प किया जाएगा. और जो भी सारी चीजें हैं, हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे कनेक्टिविटी, उसको इंप्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को भी अप्रूवल मिल चुका है ओके. आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट अनवेल हैंडबुक टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्रॉम लॉ. देखिए जब कोर्ट में केसेस चलते हैं और स्पेशली जब यहाँ पे विमेन के केसेस चलते हैं तो वहां पर विमेन को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, उनके लिए कुछ वर्ड्स यूज किए जैसे कि कैरियर वुमेन, फॉलन वुमेन, फेथफुल एंड ओबीडिएंट वाइफ, ईव टेजिंग, हार्माफोडाइट. तो ये सारे जो वर्ड्स है एक तरीके से क्या करते हैं, एक स्टीरियोटाइप मतलब ओबीडिएंट वाइफ, इसका मतलब क्या होता है, फेथफुल एंड ओबीडिएंट वाइफ. क्या ये सिर्फ वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेथफुल रहे, ओबीडिएंट रहे? तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इसको यहाँ पर रिमूव किया गया है. और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक बुक निकाली, 30 पेजेस की हैंडबुक होगी जिसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैटिंग वर्ड्स हैं इनको क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा. और उन प्लेसेस पर ये जो सारे वर्ड्स हैं, अभी ये वर्ड्स कैसे आए यहाँ पर उनको हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि वेमेन, वाइफ, स्ट्रीट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंटरकोर्स, इस तरीके के जो करेक्ट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका मतलब कि इसका यूज किया जाएगा ओके. इससे हम क्या कर सकते हैं, एक इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं कि ये बुक क्या करेगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट आपका रोल प्ले करेगा हमारी सोसाइटी में. अब देखिए आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, 2 क्वेश्चन नहीं, आप एक क्वेश्चन ले लीजिए. हमने ये दोनों आर्टिकल पढ़ तो लिए बट इसका यूज कहाँ पर है. सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि हम न्यूज तो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मतलब कि आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं और इनका यूज कहाँ आता है. देखिए हम ये बात करें किसकी, कैबिनेट नॉट फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस. इलेक्ट्रिक बसेस मतलब हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं. तो जब भी आपके पास यहाँ पर स्पेशली ये जो एक एनालिसिस है यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो क्वेश्चन है, ये जो आर्टिकल्स हैं, इनको आप एज अ एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ई बसेस हैं
है ना, इनका यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया है, स्कीम लेकर आई है, उसको अप्रूव किया है। हम ये हमारा एक स्टेप हो सकता है जिसके तहत हम क्या करें, क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसका कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि जो इसमें बैटरीज का यूज किया जाएगा एक तरीके से वो क्या जनरेट करेगा, हमारा वेस्ट जनरेट करेगा। बट आप इसके दो पर्सपेक्टिव देखिए ना, जहां पर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की, इससे कितना ज्यादा यहाँ पर एमिशन हो रहा है जो डायरेक्टली हमारा क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रहा है। बट यहाँ पर हम लिथियम बैटरीज, इन सारी चीजों की बात करते हैं, इनसे भी एमिशन कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं वेस्ट जनरेट कर रही हैं। बट इसका जो जनरेशन है, वेस्ट जनरेशन, वो पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। तो हम इसको यूज करें या फिर पेट्रोल डीजल को यूज करें, तो आप यहाँ पर हम थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी चीज यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उससे आपको उसमें कमियां दिखाई देंगी, बट हमें उसे कैसे यूज करना है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो आर्टिकल है हमने ये इसकी बात करी है। तो इसमें आप कहीं भी जब आपका क्लीन एनर्जी का आता है, सस्टेनेबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर आप इस आर्टिकल को एज अ कोट डोनेट मतलब कि कोट उसे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल की कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक निकाली है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप किस तरीके से यहाँ पे, जैसे करियर वुमेन, फॉलन वुमेन, फेथफुल एंड ओबीडिएंट वाइफ, ईव टीजिंग, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, है ना, मतलब ये सारी जो वर्ड्स इनको रिप्लेस किया गया है। इसमें जो करेक्ट वर्ड्स हैं उनको यूज करने की बात की, जो करेक्ट टर्म होने चाहिए, जैसे कि हम स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, इंटरसेक्स, वाइफ, वुमेन, और यहाँ पर जो वुमेन है हमें इन वर्ड्स का क्या करना है, यूज करना है, ना कि यहाँ पे फेथफुल, ओबीडिएंट, वाइफ, इन सारी वर्ड्स का यूज करना है। ये क्या करेगा, हम बात करते हैं किसकी, इक्वालिटी को, तो ये एक तरीके से हमारी क्या करेगा, इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हर एक जगह पर होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ सिस्टम हो, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, या जुडिशरी हो, पार्लियामेंट में हो, हर जगह होना चाहिए। तो देखिए एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, हेल्थ सिस्टम में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मिल रहा है। अगर बट हम जुडिशरी और पार्लियामेंट की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा तो हमें बढ़ावा देखने को मिला है, बट जो यहाँ पर एक रेशियो होना चाहिए, प्रपोर्शन होना चाहिए, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो चीज हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारे जो आपके स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो क्या करेगा, जुडिशरी में आपका जो सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है कि आज तक कोई भी चीफ जस्टिस वुमेन, यहाँ जो वुमेन चीफ जस्टिस है वो नहीं बनी है, ठीक है। तो इसके चलते अगर हम ये सारी चीजें को करते हैं तो ये क्या करेगा, इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, और वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है हम हर एक स्फीयर में इक्वली देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये दोनों अब क्लियर होगा। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो कल का हमारा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ अल्प्स माउंटेन रेंजेस। ओके, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्प्स माउंटेन रेंजेस है कहां पर, ठीक है। तो आप ये मैप देखेंगे आपको यहाँ पर ज्यादा क्लियर होगा कि अल्प्स आपके कहाँ है। आपने जर्मनी देखा है, फ्रांस देखा है, ओके, यहाँ पर रोम आ जाता है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेड वाला पार्ट है, ये इतना आपका अल्प्स जो रेंजेस हैं वो यहाँ पर फैली हुई हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इसके पार्ट्स भी डिवाइडेड हैं। इसको यहाँ पर इटालियन अल्प्स कहते हैं, यहाँ स्विस है, यहाँ पर फ्रेंच अल्प्स कहा जाता है, इसको जूलियन अल्प्स कहा जाता है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया अल्प्स इसको कहा जाता है, उसको बावरियन अल्प्स कहा जाता है। तो मतलब जो अल्प्स जिस जिस बॉर्डर कंट्रीज के यहाँ से लगता है तो उसको उसका नाम रख दिया गया। यहाँ पर आपका इटली भी आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ अल्प माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आपकी अल्प माउंटेन रेंजेस का पार्ट है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, मोनाको एंड स्पेन। क्या क्या है आपके पास, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, मोनाको, स्पेन। तो इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, कौन सा यहाँ पर रॉन्ग होगा, ये आप लोगों को बताना था। जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो पहले सॉरी क्वेश्चन नंबर से 1 कर लीजिएगा, ये चेंज नहीं हुआ, ओके। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे, ओके। तो देखिए अभी हमने बात करें, आपने जब ये रेंजेस को देखा, हमने यहाँ पे ऑस्ट्रिया का नाम सुना, आपने ये ऑस्ट्रिया पढ़ा, तो मतलब यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया का बॉर्डर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। हमने यहाँ पे फ्रेंच की बात करी, इसका भी लग रहा है। जर्मनी आप देखेंगे, ये है आपकी जर्मनी का भी बॉर्डर यहाँ पर जो आपकी अल्प माउंटेन रेंजेस है उसके साथ यहाँ पर लग रहा है। फ्रांस का भी यहाँ पर जो आपकी फ्रेंच अल्प्स के नाम से ही है यहाँ पर, इसका भी बॉर्डर यहाँ पर हमारा लग रहा है। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रिया आपका करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे फ्रांस करेक्ट है, जर्मनी करेक्ट है। अब बचता है हमारा स्पेन और मोनाको। क्या क्या, स्पेन एंड मोनाको। तो हम मोनाको के यहाँ पर ढूंढते हैं, क्या मोनाको का बॉर्डर यहाँ पर लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि मोनाको का बॉर्डर यहाँ पर लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये रहा,
ठीक है। तो इसका यहाँ पर बॉर्डर कहीं ना कहीं इसमें लगता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन बी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। ओके, तो आप देख लेते हैं, हम कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अल्प्स माउंटेन रेंजेस अल्पाइन एंटायर द यूरोप आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस। ये आपका कहाँ है, यूरोप में है, और ये हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस है। ये कितना स्ट्रेच होता है, 12,000 किलोमीटर तक। यहाँ पर टोटल 8 अल्पाइन कंट्रीज यहाँ पर आती हैं वेस्ट टू ईस्ट, मतलब टोटल यहाँ पे 8 कंट्रीज का यहाँ पे क्या लगता है, आपका बॉर्डर लगता है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिथुआनिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवेनिया का। ओके, ये जो आपकी माउंटेन रेंजेस है वो बनी कैसे, क्वेश्चन आता है कि जो माउंटेन रेंजेस, कोई भी माउंटेन, हम हिमालयास की बात करते हैं, हम यहाँ पे अल्प्स की बात करते हैं, हम अरावली हिल्स की बात करते हैं, जितने भी आपके यहाँ पे हिल्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वो बनते कैसे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, है ना। यूरेशियन प्लेट्स होती हैं आपकी, अफ्रीकन प्लेट्स होती हैं, एशियन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। तो जब यहाँ पर जो दो प्लेट्स होती हैं उनका कोलिजन होती है, फॉर एग्जांपल एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, दोनों का यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन होता है, दोनों साथ साथ आई, तो एक प्लेट यहाँ पे नीचे की तरफ जाती है और दूसरी तरफ, या तो ये दोनों ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, कैसे, तो ये क्या करते हैं, आपके माउंटेन यहाँ पे फॉर्म करते जाते हैं, और ये जितना ज्यादा यहाँ पे कोलाइड होते हैं उनकी जो हाइट होती है माउंटेन्स की वो यहाँ पर बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अल्प्स माउंटेन रेंजेस की। तो ये आपका फॉर्म हुआ है ड्यू टू अफ्रीकन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कौन कौन सी, अफ्रीकन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण यहाँ पर अल्प्स माउंटेन रेंज फॉर्म हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आपको देखना है और उस बेसिस पर आपको स्टेटमेंट दी गई है एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू 6 कंट्रीज। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, आपकी लाइन से इक्वेटर, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो हम अगर अफ्रीकन कंट्री की कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे 6 कंट्रीज से होकर वो क्या होती है, आपकी पास होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 9 कंट्रीज। अब जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 9 कंट्रीज से होकर पास होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द इक्वेटर पासेस थ्रू 7 कंट्रीज। ओके, और इक्वेटर यहाँ पे 7 कंट्रीज से होकर पास होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका राइट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नुनेज, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पर आपके एक पोर्तुगीज राइटर है, कौन, नुनेज, आप इसको जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पहले बता देती हूँ, ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि हम विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं, तो उसमें जो वुमेन है वो किन किन फील्ड में, किन किन एरियाज में वो एक्सपर्ट थी। तो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूटसेइंग। तो इसमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा पहला आर्टिकल है यहाँ पर, एन एक्ट टू सीमेंट डिजिटल ऑथोरिटेनिज्म। यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है कि हमारा जो डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा जो बिल है वो पास हो चुका है। पर्सनल, जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, अब वो बिल था पहले, वो पास हो गया है और उसको जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उनका यहाँ पे एसेट भी मिल चुका है और ये क्या बन चुका है, आपका एक्ट बन चुका है। ठीक है, अब इस एक्ट में किसकी बात की गई कि जो प्राइवेसी है, हमारा जो डेटा, पहले हम डेटा की अगर बात करते हैं तो ये डेटा वाला जो हमारा प्राइवेसी वाला कॉन्सेप्ट है वो आता कहाँ से है। तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा, 6 साल पहले यहाँ पे 2017 में एक केस आता है, पुट्टास्वामी केस। कौन सा, पुट्टास्वामी केस आता है, जिसके थ्रू यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो राइट टू प्राइवेसी क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है।
आर्टिकल 21 के अंडर इसको रखा गया कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इसी के चलते फिर आपकी कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी एक बिल लेकर आती है, लेकिन उस बिल में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण वो बिल ड्रॉप आउट हो जाता है और उसके बाद हमारा नया बिल यहाँ पर आता है। इस नए बिल का नाम क्या था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था 2023। ये बिल आपका मॉनसून सेशन में यहाँ पर आता है और पास हो जाता है और ये अब एक्ट बन चुका है। अब देखिए ये बिल तो बहुत अच्छा है, अगर हम इसका 360 डिग्री व्यू देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं कि हम कोई भी कंपनी हमारा कैसा जो डेटा है कलेक्ट कर रही है, हमारा जो डेटा है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजों को मतलब हमें एक तरीके से प्रोवाइड किया गया कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें एग्जम्पशन भी मिले हैं। अब इसमें एक चीज ये कहा जाए, बोर्ड को क्रिएट किया गया है, ठीक है, बोर्ड क्रिएट किया गया है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जम्पशंस भी मिले गए हैं और इवन जो इंडिविजुअल है वो अपने डेटा को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ उनका जो डेटा वो शेयर किया जा रहा है, किसके साथ शेयर नहीं किया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। वो मना भी कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर पर्सन के साथ या एजेंसी के साथ हमारा डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को यहाँ पर डेटा को मॉडिफाई करना है ना, उनका जो पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा है, अगर उसमें मॉडिफिकेशन करना है कुछ भी, तो उसे वो क्या कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं। बट इसमें इसके अगेंस्ट में भी कुछ लोग क्यों अगेंस्ट में है, इस बिल का बहुत ज्यादा इसमें विरोध भी हुआ था, कुछ लोग बहुत ज्यादा अगेंस्ट में थे। अगेंस्ट में इसलिए थे क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज्यादा एग्जेम्पशन प्रोवाइड करके रखा है खुद को। गवर्नमेंट ने अपने आप को मतलब कि कहां पर कैसा डेटा यूज करना है किसका, इसका जो पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं अथॉरिटी है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और इन फ्यूचर गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, आपकी किसको मतलब किस कंपनी को यहाँ पे एग्जेम्पशन प्रोवाइड करना है कि वो पर्टिकुलर कंपनी क्या करेगी या पर्टिकुलर एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पर डेटा का यूज कर सकती है और इसमें कोई भी यहाँ पर उनको रोक नहीं होगी। तो एग्जेम्पशन का मतलब यहाँ पर क्या है, आप लोगों के लिए एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जेम्पशन का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पर पर्सनल डेटा है, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि मेरा डेटा किसके साथ शेयर किया जा रहा है, बट मेरा डेटा कलेक्ट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस डेटा को उसका जैसी मर्जी होगी उसको वो यूज कर सकती है। गवर्नमेंट ने अभी क्या करके रखा है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं कैसे डेटा का यूज कर रही है उसकी पूरी रिपोर्टिंग मांगती है कि हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का यहाँ पर जो पर्सनल डेटा उसे प्रोटेक्ट करना है। ओके, ये माना, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर एक तरीके से दूसरी साइड ये भी कर सकती है कि मैं ये जो XYZ कंपनी है इसको यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर दिया कि आपको जैसा डेटा का यूज करना है आप कर सकते हैं। उनको यहाँ पे पूरी छूट दे दी कि आपको जो जिस तरीके से जैसे भी डेटा का यूज करना है आप कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी किसके पास है, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास दी गई। तो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया जा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब एक तरीके से आप देखा जाएगा इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से कहा गया है कि अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो डेटा की जरूरत होती है वो किसको होती है, गवर्नमेंट को होती है। चाहे वो कोई स्कीम बनानी हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें किसकी जरूरत होती है डेटा की, मतलब किसको जरूरत होती है डेटा की, गवर्नमेंट को होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बन रहा है, एक तरीके से हमारी अथॉरिटी बन रहा है गवर्नमेंट हमारा जो डेटा है उसको सीक करने की। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा हमें इन्वॉल्व हो, इस आर्टिकल बहुत थोड़ा, ये आर्टिकल थोड़ा क्रिटिकल है, आपको इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे इस बिल के बारे में पता होना चाहिए। बिल अभी एक्ट बन चुका है तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज न्यू बिल एंड अ प्रिंसिपल कोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। अब देखिए ये अभी बिल आया है, देखिए हम ये जो हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं, ये जो बिल आ रहा था तब से इसके लिए आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहे थे, हमने इसको कई बार डिस्कस किया होगा। जो लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे डिस्कशन को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि हमने यहाँ पे जो डिजिटल प्रोटेक्शन जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ना, इसको हमने कितनी बार डिस्कस किया होगा। बिल आया था तब डिस्कस किया कि ये ऐसा बिल आ रहा है, इसमें ये सारे प्रोविजंस है। इसी तरीके से आप सभी को पता है जो हमारा क्रिमिनल रिफॉर्म किया जा रहा है, IPC, CRPC, ये सारे जो हमारे इंडियन पिनल कोड्स हैं, है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स हैं, ये सारे क्या है, हमारे जो हमारा कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश का यहाँ पे राज था, तब से ये सारे कोड चले आ रहे हैं। अब इन्हें कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, इसमें चेंज किया जाएगा, उसे रिप्लेस किया जाएगा और हमारे यहाँ पर न्यू क्या किया जाएगा, हम भारतीय न्याय संहिता को लेकर आएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन सारी चीजों को हम रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, अभी ये बिल आया है, ठीक है, अभी ये किसके पास गया, आपकी कमिटी के पास गया है। कमिटी इसको स्क्रूटनी कर रही है, इसको चेक कर रही है कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या चेंजेस इसमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब इस बिल को अनाउंस किया गया था,
इस बिल को जब अनाउंस किया गया था तब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसमें बहुत सारे हमने 3-4 जो सेडिशन है उसको रिमूव करने की बात की थी, जो सेडिशन लॉ है आपका उसको रिमूव करने की यहाँ पर बात की। दूसरा हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि एक लॉ जैसे हमने बात करी थी, अगर कोई मैन यहाँ पर अगर कोई आदमी है यहाँ पर वुमेन को क्या करता है, वुमेन जो आपकी उसको फॉल्स प्रॉमिस करता है और शादी का, और उस बेसिस पर उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में आता है तो इसको क्या माना जाएगा, आपका क्राइम माना जाएगा और उसको यहाँ पे जेल तक की सजा हो सकती है, उसे फाइन भी पे करना होगा। यहाँ पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, बहुत सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग किया गया है और बहुत सारे चेंजेस भी किए जा रहे हैं। देखिए अगर हम इस बिल की बात करते हैं, अभी तो ये बिल एक्ट बना नहीं, जब ये एक्ट बन जाएगा फर्दर से इसमें डिस्कशन होना ही होना है। अब कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं, ये हर एक बिल के साथ आपका होता ही है। फेवर में वो लोग हैं जैसे कि कह रहे हैं कि हाँ इसमें सेडिशन लॉ को हटाया, रिमूव किया जा रहा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस आ रहे हैं। कुछ लोग अगेंस्ट में इस तरीके से हैं कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, जो आपका आईपीसी है, हमारा जो जितने भी आपके कोड थे, जितने भी आपके लॉज थे, वो सारे चेंज हो रहे हैं, हमें फिर से उन्हें देखना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अब ये रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों हो रही है, कुछ लोग जो लोग इसके अगेंस्ट में होंगे ये क्वेश्चन ये कर रहे होंगे इसमें रिफॉर्म करने की क्यों जरूरत है। तो ये जो सारे हमारे लॉज हैं वो किस टाइम के, हमारे ब्रिटिश एरा के टाइम पर हैं। ठीक है, अब जब भी कोई इशू आता है ना, यहाँ पर कोई भी न्यू इशू आते हैं, आईपीसी के जब हम सेक्शंस देखते हैं इंडियन पीनल कोड के, या सीआरपीसी के यहाँ पे हम कोड देखते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि हम पूरी इस तरीके से रिवैम्प कर देंगे। सेकंड हम बात करते हैं कि इंडिया क्या एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये सारे जो क्या है आपके एक कॉलोनियल फुटप्रिंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, जो ये कॉलोनियल फुटप्रिंट है इसे रिमूव करना चाहते हैं, इसे हटाना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो हमारे जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उन्हें रिफॉर्म किया जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में मेनली एक चीज बहुत अच्छी डिस्कस की गई है। आर्टिकल में ये पूछा जा रहा है कि हम अगर क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या करना चाहिए। ठीक है, हमने ये तो बात कर ली कि ठीक है हमें ये सारी चीजें करनी होंगी, ये रिप्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और इस बिल को फॉस्टर किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे जो वर्ड्स है उसे मॉडिफाई किया जाता है, रिप्लेस किया जा रहा है और ये जितने भी आपके बिल्स है उसको इंक्लूसिव बनाया जा रहा है। मतलब कि आप सभी को पता है जैसे कि इसमें कि बहुत सारे जो वर्ड्स है जैसे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मेंटल इलनेस, तो ये सारे जो वर्ड्स इनको रिप्लेस किया जाएगा और इसे और ज्यादा एक्सक्लूसिव यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमारे पनिशमेंट के प्रोविजंस है उसको और ज्यादा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पर किस चीज के लिए, जो भी क्राइम है उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट यहाँ पे कैसी कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने बिल की बात करी, बट इन्होंने कहा है कि जब भी कोई यहाँ पर बिल आता है, कोई भी चेंज होती है तो हमें उसमें किस चीज पर बात करना चाहिए, किस टॉपिक पर ज्यादा बात करना चाहिए। हम यहाँ पे क्रिमिनल लॉस की बात करना है तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो आईपीसी थे आपके इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी था जो, ठीक है आईपीसी या इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे कितने ज्यादा आपके एडहेरेंस है, कितने ज्यादा यहाँ पर ये अकाउंटेबल हैं, कितने ज्यादा क्या है आपके ये अकाउंटेबल है, कितने ज्यादा ये सस्टेनेबल है, कितने ज्यादा इसमें एफिकेसी है, उस बेसिस पे क्या ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये जस्टिस को, ये जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉज थे क्या ये जस्टिस को प्रिवेल कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। हमें इन चीजों पर क्वेश्चन करना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि किस चीज के लिए भी कितनी पनिशमेंट मिल रही है, क्योंकि हमें इसी बेसिस पर क्या होगा, आपके जो लॉज हैं उसमें रिफॉर्म होगा, लॉज में रिफॉर्म होगा तो हमारा जो सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर आर्टिकल क्लियर होगा, इसमें ज्यादा कुछ अभी नहीं है। अभी ये बिल आपका जो आपकी कमेटी है ना, स्टैंडिंग कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज, उनके पास स्क्रूटनी के लिए गया है, अभी ये बिल पूरा आपका एक्ट नहीं बना है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अननेसेसरी ब्रेक। अब देखिए आप सभी को पता है, हमने कल परसों ये पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, आपका लैंडस्लाइड होती है जिसमें 50 से 60 लोगों की, मतलब संडे को ये आपका डेटा यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि 60 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मिसिंग हैं। ये इस तरीके की ट्रेजेडी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, आपकी पंजाब में, उत्तराखंड में यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये ट्रेजेडी क्यों हो रही है, इसका एक्सप्लेनेशन हमें इमीडिएट जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास नहीं है और एक तरीके से हमारे पास है भी। कैसे है, आप सभी को पता है जब कहीं पर ये जो एरियाज है वो हिली एरियाज हैं,
है ना। यहाँ पर हमें एक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। कैसा? सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। बट यहाँ पर एक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। लोगों के पास इतनी, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं, रोड बनाते जा रहे हैं। हम यहाँ पर जो आपके रिवर एरिया क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। रिवर क्या होता है अपना, कई बार आपका जो कोर्स होता है उसको चेंज करती रहती है। जब अपना वो कोर्स, जैसे कि ऐसे अभी बह रही थी, अब इसने अपना कोर्स चेंज करके इसको मुख ऐसे कर दिया, ठीक है, पानी की कमी आ गई कुछ भी, तो उसमें अपने कोर्स को चेंज कर लिया। अब ये जो एरिया यहाँ पर बचा तो इसको लोगों ने इंक्रोच कर लिया, वहां पर घर बनाकर रहने लगे। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई और इसने, रिवर ने आपका जो पुराना वाला कोर्स था उसको फिर से यहाँ पे फुलफिल कर लिया, तो हम उसको कह देते कि यहाँ पे फ्लड आ गया, ठीक है। तो बट फ्लड नहीं आया, रिवर अपने जो उसका जितना एरिया था उसको उसने फुलफिल कर लिया, पूरा कर लिया, बट हम उसको किसका नाम दे रहे हैं? फ्लड का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इसके कारण हमें इस तरीके के जो डिजास्टर है उनको फेस करना पड़ रहा है और देखना पड़ रहा है। तो इसी के चलते हमें यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे कि अभी हमारी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि 4 धाम यात्रा, जो आपकी 4 धाम होती है ना, तो उसमें यहाँ पे रोड बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है कि हम क्या करेंगे, जितने भी सिग्निफिकेंट माउंटेन्स हैं और जो चंक कार्व्ड अवेज है उसको यहाँ पे हटाएंगे और जितने भी 4 धाम है उसको एक साथ, एक रोड के साथ यहाँ पर जोड़ेंगे, कनेक्टिविटी को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो बट हमें यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो कर रहे हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बट हमें ये ध्यान में रखना होगा, ये क्या है, आपके सारे हिली एरियाज हैं, यहाँ पर इतना हैवी कंस्ट्रक्शन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और इस तरीके के जो डिजास्टर अभी हमें देखने को मिल रहे हैं वो फर्दर फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हाउसिंग फॉर ऑल। अभी आपका 77th इंडिपेंडेंस डे था और उसमें यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक स्कीम को अनाउंस किया। अब इस स्कीम का नाम क्या है वो हमें अभी नहीं पता है, कुछ दिनों में आपके सामने स्कीम का नाम आ जाएगा, बट अभी स्कीम का नाम हमें नहीं पता है। तो उन्होंने इस स्कीम को देखिए क्या कहा है, आप इसमें देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, स्पेशली यहाँ पर किसमें कहा जा रहा है कि जो अर्बन एरिया, आप यहाँ पर देखेंगे ये लॉन्च किया जाएगा, ये मिशन मोड है जिसमें ये कहा गया है कि इट इन्विजन प्रोविजन फॉर हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 व्हेन द नेशन कंप्लीटेड 75 years of its independence. The mission seek to address the housing requirement of urban poor including slum dwellers through following program verticals. अब देखिए आपकी जो स्कीम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी स्कीम आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्या कौन सी आती है? ग्रामीण वाली आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर सभी के पास क्या हो, यहाँ पर घर हो। पहले इस स्कीम का नाम क्या होता है? इंदिरा आवास योजना। पहले आप लोगों को याद रखना है कि इसका नाम होता है इंदिरा आवास योजना। फिर इसको चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया था 1 अप्रैल 2016 को। आपका जो ग्रामीण वाला ये है, ये कब कौन सी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें हमारा एम ये था कि 2022 तक जितनी भी रूरल फैमिलीज हैं उन्हें पक्का हाउस क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पे जिनके पास घर नहीं है उन्हें कच्चा हाउस और जितने भी मतलब हाउसेस की फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाएगी 2022 तक, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद हम देखते हैं फिर आपकी एक न्यू स्कीम आती है जिसमें ये कहा जाता है कि 2015 में इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। क्या है ये आपका? अर्बन। इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखती है। इसमें भी हमारा मेन मोटिव ये होता है कि 2022 तक अर्बन एरियाज में जो लोग यहाँ पर स्लम एरिया में रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम्स में रहते हैं ना, बस्तियों में रहते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे? सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। बट इसमें जो हमारा टारगेट था कि हमें 2022 तक क्या करना है? सारी ये मतलब कि पक्का हाउस और जितनी भी हाउसिंग फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करना है। हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं अभी तक क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और इसी के चलते अभी न्यू स्कीम यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। अभी टिल दिसंबर तक 2024 तक ये कहा गया है कि हम इस स्कीम के थ्रू इस स्कीम को और ज्यादा बढ़ाएंगे और जो ये हमारा टारगेट है उसको अचीव किया जाएगा। अब ये इस स्कीम का नाम क्या होता है फर्दर इसे हम देखा जाएगा। अब देखिए अगर ये स्कीम यहाँ पर आती है तो इससे क्या होगा? आपका एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज इन अर्बन एरियाज रिक्वायर अर्जेंट कंक्रीट एफर्ट्स। तो यहाँ पर जो अर्बन हाउसिंग है, स्टोरेज है, उसके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? सबसे पहले यहाँ पे लैंड की प्रॉब्लम आती है, दूसरी यहाँ पे कॉस्ट की प्रॉब्लम आती है, तीसरी यहाँ पे जो स्पेस होता है, स्पेस की भी। यहाँ पे घर तो प्रोवाइड कर दिया आपने, घर तो बना दिया, लेकिन उस घर में स्पेस कितना है? वहां पे जितने लोग हैं क्या उस घर में अकोमोडेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? तो ये हमारे लिए कुछ इश्यूज हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। उसके साथ साथ इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं। फायदे क्या क्या हैं? इसमें जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं
वेरियस जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इनको यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी। क्यों? जब आपका ये प्रोजेक्ट आएगा तो यहाँ पे सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आयरन की डिमांड बढ़ेगी, तो इसके कारण स्टील की डिमांड बढ़ेगी, तो इसके कारण इंडस्ट्रीज में हमें थोड़ा बूम देखने को मिल सकता है। जॉब क्रिएशन यहाँ पर होगा, सबसे बड़ा क्या होगा आपका जॉब क्रिएशन होगा। तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो इस स्कीम के हमारे वेरियस फायदे भी होंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विश्वकर्मा स्कीम विल एड 30 लाख आर्टिसन फैमिलीज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन वेडनेसडे अप्रूव द पीएम विश्वकर्मा स्कीम विद एन आउटले ऑफ 13,000 करोड़। यहाँ पर आपको इस स्कीम के बारे में याद रखना है, ये स्कीम स्पेशली किसके लिए है, जो भी आपके विश्वकर्मा है, मतलब कि विश्वकर्मा स्कीम का मतलब जो भी लोकल आर्टिसंस है ना, जो आर्टिस्ट होते हैं। इसमें आप देखेंगे 18 ट्रेडिशनल जो ट्रेड्स होते हैं, कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मेचर, ब्लैक स्मिथ, हैमर, जो यहाँ पे ताला चाबी बनाते हैं ना, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्पचर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, मशीन्स, बास्केट मेड, ब्रूम जो मेकर्स होते हैं, आपके वीवर्स होते हैं, ट्रेडिशनल डॉल एंड टॉय मेकर, बार्बर, गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम। तो ये सारे लोग आपके क्या हैं, इस स्कीम के अंडर कवर होंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इस स्कीम की अगर हम बात करते हैं कि जितने भी यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन होंगे, आर्टिशंस होंगे, उन्हें एक पीएम जो आपका विश्वकर्मा सर्टिफिकेट है और आईडी कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू उन्हें पहले 1 लाख रुपीज का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। दूसरे ट्रांजेक्शन में यहाँ पर देखेंगे सेकंड 2 लाख रुपीज का क्या किया जाएगा, आपका यहाँ पर उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो स्कीम विल आउटले 13,000 करोड़ रुपीज। यहाँ पे 13,000 करोड़ रुपीज का ये पूरे स्कीम है। ये आपकी कब इंडिपेंडेंस डे के दिन आपकी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया था, इसको स्पीच में इंक्लूड किया गया था, जिसके थ्रू क्या करेंगे, क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जितने भी यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन हैं। ओके, आई होप आपको ये स्कीम यहाँ पे क्लियर होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम गेट्स 14,903 करोड़ आउटले। यहाँ पर हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पर एक्सपेंशन मिला है। देखिए, तो यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड एंड 5 ईयर एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। यहाँ पर जो हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, इसको और 5 साल का और ज्यादा एक्सटेंशन मिल गया है कि हमें क्या बनना है, डिजिटल इंडिया बनना है। तो इसको अभी इंक्लूड कर दिया गया, और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि वी नीड टू बिल्ड अ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो इशू आता है, तो हमें सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी बिल्ड करना होगा। इसके लिए जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस कहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इन सारी चीजों पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखना है कि साइबर सिक्योरिटी शुड बी इजिली एक्सेसिबल, लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल होनी चाहिए। ये जो हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी है, वो सभी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए और अफोर्डेबल यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिजी लॉकर की बात करते हैं। डिजी लॉकर में क्या होगा, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक लॉकर में होंगे, जिससे कहीं भी आपके जो आप किसी भी सेक्टर में जाते हैं, स्पेशली जो एमएसएमई है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ओके, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफिशियली गवर्नमेंट के पास यहाँ पे ऑपरेट होंगे डिजी लॉकर्स में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑनलाइन होंगे, तो कहीं भी जाकर उनको इजिली क्या करवा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। आपको फिजिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर जाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर जो इसको एक्सटेंशन मिला है, और यहाँ पे 14,903 करोड़ रुपीस का आउटले यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये आपके लिए छोटी सी न्यूज आ जाती है, क्रैक्स ऑन जगन्नाथ टेम्पल्स नाता मंडप राइजेस कंसर्न। यहाँ पर आप सभी को जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पता ही होगा, आपका ओडिशा में आपका ये टेम्पल है। तो इसी के चलते वहां पर ये देखा गया है कि आपका जो नाता मंडप है, स्पेशली जो आपके टेम्पल्स होते हैं, उसके बाद उसके आगे आप जाके देखेंगे वहां पे टेम्पल्स के आगे मंडप होते हैं, ठीक है, जहां पर नृत्य वगैरह होता है, डांसिंग हॉल जिसे कहा जाता है, जहां पर डांस वगैरह किया जाता है उसे डांसिंग हॉल किया जाता है। तो वहां के जो पिलर्स हैं उसमें हमें क्रैक्स देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न हमें नजर आ रहा है। इसी के चलते जो ASI है, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर इस कंसर्न को देखा गया, इसके द्वारा उनको इन्फॉर्म किया गया कि किस तरीके से इसे हम जल्दी से जल्दी हम रिपेयर किया जाए।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर एंड WHO टू लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। यहाँ पर सेंटर हमारी इंडिया किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके हमने यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ ऑन सैटरडेज को लॉन्च किया है। यह हमारा जो ऑनगोइंग G20 समिट गांधीनगर में अभी हो रहा है उसके चलते। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा फर्स्ट गोल ये है कि हमें क्या करना है, डेटा कन्वर्जेंस करना है, इंटरफेरेंस ऑफ हेल्थ प्लेटफॉर्म्स एंड इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल हेल्थ स्पेस अराउंड। तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें डिजिटल हेल्थ स्पेस बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है और जितने भी हमारे हेल्थ प्लेटफॉर्म्स है वहां पे इंटरफेस करना है। ओके, तो ये सारी चीजें अभी इसमें कही गई हैं। फर्दर हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना सक्सेसफुल रहता है। तो देखिए, आर्टिकल्स एंड न्यूज तो हमारी यहीं पर खत्म होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नुनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर की। तो वुमेन यहाँ पे किस किस एरिया में एक्सपर्ट थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूटसिंग। तो अगर इसका आप राइट ऑप्शन देखेंगे ना तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4 चारों अगर आप देखेंगे तो विजयनगर एम्पायर की जो वुमेन थी वो रेसलिंग में भी आपकी परफेक्ट थी, एस्ट्रोलॉजी में भी परफेक्ट थी, अकाउंटिंग में भी और सूटसिंग में भी। तो आप यहाँ पर देखेंगे Fernão Nunes visited Vijayanagar Empire the time period 1535 to 1537 AD. He observed that there were women in kingdom who wrestled, who were astrologers and soothsayers, who were writers and write the accounts of expenses. तो उसने देखा, क्या देखा कि उनके किंगडम में, उनके राज्य में कुछ वुमेन यहाँ पे रेसलर्स भी थी, कुछ लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स थे, कुछ लोग यहाँ पे सूथसेयर्स थे और बहुत सारी जो वुमेन्स थी वो क्या कर रही थी, यहाँ पे अकाउंट, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते थे, खर्चा होता था, उसकी वहां पे अकाउंटिंग करती थी। ओके, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा। विजयनगर एम्पायर आपका साउथ इंडिया का एम्पायर था जो कि 1336 से लेकर 1446 तक था। ओके, अब हम वुमेन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो वुमेन एम्पायर थे उन्हें बहुत ज्यादा हाई स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था, इंक्लूड इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। मतलब अगर हम इंडिया का नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया का पार्ट देखते हैं, नॉर्थ का पार्ट देखिए, ईस्ट का देखिए, वेस्ट का देखिए, साउथ में, तो इन अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में यहाँ पर वुमेन को सबसे ज्यादा हाई स्टेटस प्रोवाइड किया जाता था। दे वर एजुकेटेड एंड हैड एक्सेस टू आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक ऑफ द किंगडम। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मतलब उन्हें एक्सेस दिया जाता था लिटरेचर का, आर्ट का, उन्हें एजुकेट किया जाता था। यहाँ पे पोर्टुगीज राइटर की हमने बात ही की, उन्होंने रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूटसे में देवर बहुत ज्यादा स्किल्ड थी वुमेन। ठीक है, तो ये आप सूटसिंग क्या होते हैं, वुमेन वर ऑल्सो स्किल्ड इन सूटसिंग और प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर बेस्ड ऑन ओमेन्स एंड साइंस। तो मतलब सूटसिंग का मतलब ये होता है कि जो हम बोलते हैं ना, ये आपके लिए शुभ होता है, ये अशुभ होता है, तो उस बेसिस पर यहाँ पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, ये आपका होता है सूटसिंग। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।